नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय फर्स्ट क्लास। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है हमारा, और आज से हम शुरू करने वाले हैं मैथ कंसेप्ट किंग। मैथ कंसेप्ट किंग के जो ए टू जेड फार्मूले हैं और थ्योरी है, पूरा एकदम आसान तरीके से समझेंगे। फार्मूला है, थ्योरी है, सब कुछ एकदम आसान तरीके से समझेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम से पहले, जैसे एसएससी, रेलवे, वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ पूछी जाती है, उसमें शुरुआत में किसी भी एग्ज़ाम से पहले अगर हम 10 दिन 15 दिन पहले या 2-4 दिन पहले मैथ के इन लेक्चरों को अच्छे से जो कोई कर लेता है, तो समझ लीजिए आपके 95% क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के सारे फार्मूले कवर किए जाएंगे। ठीक। और मैं इस बुक को एक एक चैप्टर करके एक एक लेक्चर में, या जैसे लॉन्ग चैप्टर होता है तो उसे 2-2 लेक्चर में आगे चल के करूँगा। तो इस हिसाब से हम चलेंगे। और थोड़ा मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम विकास कुमार प्रजापति है और मैं इस मैथ की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं ज़्यादा नहीं, हमेशा मैथ सीखने का प्रयास करता हूँ और मैथ मुझे रुचिकर लगती है। मुझे मैथ पढ़ने में आनंद आता है और मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मतलब मैथ में रुचि होना और इसे पढ़ने में आनंद आना, और इसे हमेशा अच्छा स्कोर करता रहा हूँ। तो चलिए मैं अपना एक थोड़ा स्कोर के बारे में बता देता हूँ फटाफट, और फिर मैं शुरू करता हूँ। तो क्लास 8 से शुरू करते हैं। तो क्लास में 8 में हाई जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, उसमें आउट ऑफ 50 या 50 और प्लस फिर 95 ईयरली। और क्लास 10th में 100 में 98, क्लास 12th में 94। और अब आ जाता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में बात करते हैं बीएससी। बीएससी में आउट ऑफ फर्स्ट ईयर 50 में, आउट ऑफ 50 में 49। और बात करते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में भी इसी तरह से 50 में लगभग 49। और फाइनल ईयर के बाद अगर बात की जाए तो सिल्वर मेडलिस्ट, मतलब मैथ में मेरा सेकंड स्थान था मैथ डिपार्टमेंट से, इस तरीके से। और पीजी मास्टर की बात की जाए तो इसमें मैंने पीजी मास्टर में जब मैंने एमएससी किया उसमें भी फर्स्ट प्लेस पड़ी। तो इस तरीके से आप मैथ में समझ सकते हैं, कोई एक पेपर नहीं, सभी में। तो मैथ में मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ रही है और अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा। और इसमें प्रॉपर पूरे में पूरे लगभग 99% स्कोर हमेशा करता रहा हूँ, इसलिए रुचिकर रही, पढ़ने में भी आनंद रहा। तो इसी को लेकर मैं चलता हूँ आगे। तो पढ़ाना शुरू करता हूँ और इसके एक एक चीज़ें, एक एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा। ओके, तब शुरू करते हैं। तब तक आप सभी लोग ध्यान से एक क्लास आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको समझ में आ रहा है, इसका बेनिफिट लग रहा है कि हाँ हमें फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में, तब आगे की क्लासें आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक, नहीं तो आप सबके लेक्चर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करते हैं। बिंदु। बिंदु के बारे में बात करते हैं। यह एक शून्य आयामी आकृति या शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त होता है। जैसे कि ये यहाँ पे रख दिया, बिंदु है। अब समझिए ये गोला है। नॉर्मल बात करते हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो इस बिंदु में 0, मतलब इसकी त्रिज्या 0 है। अगर इस बिंदु की अगर बात की जाए तो कोई त्रिज्या बन रही है? कोई नहीं। और शून्य आयामी मतलब कोई आयाम बन रहा है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, कुछ नहीं। चाहे जिधर को चाहे इसको दिशा दे सकते हैं, इसलिए कोई आयाम नहीं है। तो शून्य आयामी प्लस 0 त्रिज्या वाला वृत्त है। ठीक, 0 त्रिज्या वाला वृत्त है, शून्य आयामी। ठीक, तो ये हो गया बिंदु। अब समझते हैं संरेख बिंदु किसे कहते हैं। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर एक दूसरे के निकट या दूर स्थित होते हैं तो संरेख होते हैं। जैसे समझिए, ये बिंदु है, ये बिंदु है,
ये बिंदु है। अब इन बिंदुओं को हम संरेख कैसे कहेंगे? जो अगर यहाँ से ऐसे रेखा पास कराएं तो तीनों इसी रेखा में आए तो यह बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख। अगर मान लो कोई बिंदु यहाँ पर है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, अब ये रेखा पास करा रहे हैं, ये बिंदु छूट रहा है। अगर ये रेखा पास करा रहे हैं तो ये बिंदु छूट रहा है, ये बिंदु पास करा रहे हैं तो यहाँ पे ये रेखा छूट रहा है। इस तरीके से नहीं मान होगा। तीनों बिंदु मतलब ऐसे रेखा है तो यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु, जो तीनों बिंदु हैं इसी रेखा पे हों, इसी रेखा पे उपस्थित हो तो वो कैसे बिंदु कहलाएंगे? संरेख बिंदु। जैसे आप देख सकते हैं ये पी क्यू आर कम से कम 3 हो, 3 के अलावा कितने भी बिंदु हो सकते हैं, तो 3 बिंदुओं को लेकर कम से कम, तो पहले ये देखिए पी क्यू आर एस 3 बिंदु हैं, एस 4 बिंदु हैं। जो सीधी रेखा अगर एक खींच रहे हैं तो वह होकर जा रही है, इसे हम संरेख कहेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। यदि 3 या अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित नहीं है तो यह बिंदु असंरेख बिंदु कहलाएंगे। जैसे 3 बिंदु बना दिए जाए ये, अब इस बिंदु से रेखा समझिए, सॉरी, इस बिंदु से यहाँ पे रेखा ये खींच दी गई तो ये बिंदु, एक बिंदु छूट गया। कम से कम 3 या अधिक, मान लो यहाँ पे भी बिंदु है, ये छूट गया तो ये रेखा क्या होगी? संरेख होगी? नहीं। अगर ये 3 रेखाओं को, 3 बिंदुओं को मैच करती तो रेखा संरेख कहलाती, लेकिन अगर 3 को मैच नहीं कर रही तो रेखा कैसी कहलाएगी? असंरेख। तो 3 बिंदुओं को मैच करने वाली रेखा या 3 बिंदुओं से होकर सीधे गुजरने वाली रेखा को हम संरेख बिंदु कहते हैं। उन पे जो बिंदु होते हैं उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। जो अगर 3 बिंदुओं से होकर रेखा नहीं गुजरती तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। रेखा एक आयामी आकृति, यह बिंदुओं का एक समूह है जिसमें केवल लंबाई होता है और जिसका कोई अंत नहीं होता। तो हम रेखा के बारे में समझते हैं आज। अभी तक आप सुनते होंगे रेखा, किसी को ज़्यादा डीप से पता नहीं होगा, लेकिन समझिए रेखा बेसिक से जब एक एक चीज़ क्लियर रहेगा तभी मैथ समझ में आएगी। अगर बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो फिर मैथ समझ में नहीं आती। ठीक, तो बेसिक से एडवांस ये कोई चीज़ नहीं है कि रट ली जाएगी, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझिए, अगर कोई रेखा की बात करते हैं, ये कोई रेखा है और ये यहाँ पे बिंदु है। अब यहाँ पे चुने चुने बिंदु, चुने चुने बिंदु रखते जाएं, इस तरीके से छोटे छोटे बिंदु रखते जा रहे हैं तो यह बिंदुओं का एक समूह है। छोटे छोटे बिंदुओं का एक समूह चलता जा रहा है आगे चल के इस तरीके से। अब यह समूह है, बिंदुओं का एक समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है। अब लंबाई इधर को बढ़ाओ चाहे इधर को बढ़ाओ, जिसमें केवल क्या होती है? लंबाई होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता। समझिए, एक दिशा में होती है, एक डायमेंशन होती है, मतलब चाहे इधर को करो, चाहे इसे करो, चाहे इसे करो, एक दिशा में होती है। ऐसे बिंदुओं को, समूह को हम, जिसका कोई अंत नहीं होता, उसे हम रेखा या एक आयामी आकृति कहते हैं। रेखा या एक आयामी आकृति कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। रेखा समझ में आ गई। अब रेखा खंड किसे कहते हैं? रेखा खंड जैसे छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़कर हम ऐसे ऐसे बनाते चले गए, अब ऐसे ऐसे बढ़ती चली गई। अब इसमें कोई भी बिंदु यहाँ पे मान लो 2 सेंटीमीटर कह दिया तो ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसे यहाँ पे कह दिया। इस तरीके के मान लो रेखा है कोई बड़ी सी, अब उसको कहीं से भी 2 बिंदुओं में अगर कट कर देते हैं तो उसको हम रेखा खंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। ठीक, छोटे छोटे बिंदुओं में अगर कट कर दिया जाए तो उसे रेखा खंड कहते हैं। तो आगे चलते हैं। रेखाखंड एक निश्चित लंबाई वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। ये जैसे निश्चित रेखा है, अब इसको निश्चित कर दिया जाए, मतलब यहाँ से काट के यहाँ से काट दिया जाए। अब इतनी इतनी लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है तो यह एक निश्चित लंबाई हो गई, तो इसे हम रेखा खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखा खंड। ठीक, अब किरण किसे कहते हैं? मान लो कोई रेखा है, अब वो बिंदु बिंदु ऐसे 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 बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या हो रहे हैं? बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे 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 बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, अब उसमें एक ही दिशा की ओर बढ़ते रहें। अगर
उधर को बढ़ रहे हैं तो उधर ही को बढ़ेंगे, इधर को बढ़ रहे हैं इधर को बढ़ेंगे। तो अगर पूरब साइड को बढ़ रहे हैं तो ठीक है, इधर को बढ़ेंगे, अगर पश्चिम साइड को बढ़ रहे हैं तो इधर को बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, एक ही दिशा में बढ़ते जाएं। इस तरह की लंबाई को हम रेखी जो किरण कहते हैं, ठीक, इस तरह की रेखा को किरण कहते हैं जो एक ओर बढ़ती जाती है। यह एकल समापन बिंदु वाली रेखा होती है जो एक दिशा में अनंत रूप से फैली होती है। मतलब ये यहाँ पे समापन बिंदु है, एकल समापन, एक जगह समापित है और आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है, आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है, आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है, ठीक, जिसे हम एकल समापन बिंदु कहते हैं जो एक दिशा में बढ़ती चली जा रही है। अब समांतर रेखाओं, अब समांतर रेखाएं किसे कहते हैं समझिए। अब रेखाएं तो हम समझ गए हैं कि ऐसे किसी भी एक ही दिशा में बिंदुओं को, समूह को रेखा कहते हैं। अब समांतर रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं होती हैं और वो ऐसे खींची जाती हैं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, आगे की ओर बढ़ती जाएं, वो कभी एक दूसरे को कट ना करें। जैसे ये रेखा है, आगे की ओर सीधे बढ़ती जाए, सीधे, कभी एक दूसरे को कट ही ना करें। इनके कहीं भी बिंदुओं पर दूरी सीधे परपेंडिकुलर लंब डाला जाए, सीधे लंब खींचा जाए तो 90-90 अंश का कोण बनाए हमेशा यहाँ पे, और इनकी दूरी जो हो वो समान हो। कैसी हो? समान हो। जैसे ये डी दूरी है तो ये भी डी दूरी हो, जैसे यहाँ पे यहाँ पे। अब इनके बीच की दूरी डी है तो डी का कोण 90-90 अंश का बने। तो ये दो रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी? समांतर। जैसे ये ए है, बी है, सी डी, सी डी, तो ए बी रेखा जो समांतर का चिन्ह होता है, डबल लाइन होती है, ठीक। सीधे बताया, सीधी दो रेखाएं होंगी जो कभी एक दूसरे कट नहीं करेंगी, तो समांतर का चिन्ह डबल लाइन कभी भी आ जाए। और किसके समांतर हैं? सी और डी, दो रेखाओं के समांतर है। आगे चलते हैं। जैसे पीछे वाले चित्र में एल एम के समांतर है तो उसे हम एल, इस तरीके से एल समांतर एम लिखते हैं, ठीक। सीधी रेखा वह रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती है, सीधी रेखा कहलाती है। अगर बिंदु से यहाँ से स्टार्ट हो गई कोई रेखा, यहाँ से कोई रेखा स्टार्ट हो गई तो वो फिर अपनी दिशा नहीं बदलेगी, जिस दिशा में स्टार्ट हो गई उसी दिशा में चलती जाएगी। इधर को बस चल गई तो इधर को, पीछे साइड को, आगे साइड को, किधर को और चल गई। अगर मान लो नॉर्थ साइड चल गई रेखा और इधर दक्षिण साइड चल गई, उत्तर दक्षिण, तो रेखा अपनी दिशा नहीं बदलेगी, जिधर की ओर वो चल गई उधर की ओर वो चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे एक्स वाई रेखा है ये अब पूर्व साइड चल गई, ठीक, अब इधर साइड पश्चिम साइड चल गई, तो ये हमेशा एक दूसरे साइड चलती रहेगी, लेकिन ये बदलेगी नहीं, ठीक। आगे चलते हैं। क्षैतिज रेखाएं, जब कोई रेखा बाएं से दाएं या दाएं से बाएं सीधी दिशा में चलती है तो वह क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कोई रेखा है वो बाएं से दाएं चले या दाएं से बाएं चले, क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। बाएं से दाएं का मतलब समझिए, दिशा में ये क्षैतिज रेखाएं कहेंगे, ये क्षैतिज रेखाएं। ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। बाएं से दाएं चले, दाएं से बाएं चले, कोई दिक्कत नहीं। इधर राइट हैंड है, सॉरी, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर चलेगी तो क्षैतिज रेखाएं कहलाएंगी। क्या ऐसी रेखाएं कहलाएंगी? क्षैतिज रेखाएं। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड। अगर बाएं से दाएं चल रही हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, कोई भी रेखा है अगर वो बाएं से दाएं जा रही है तो क्षैतिज रेखा कहलाएगी। बाएं से दाएं चलने वाली रेखाओं को हम कैसी रेखाएं कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। आगे चलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा, जब कोई रेखा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है, देखिए
नीचे से, या तो नॉर्थ में जाएगी या फिर साउथ में जाएगी। ठीक, ऊपर से या तो नीचे चली जाए या तो नीचे से ऊपर चली जाए, उस रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये कैसी रेखा है? वर्टिकल लाइन। अब कर्व किसे कहते हैं? वह रेखा जो सीधी रेखा नहीं है या वह रेखा जो अपनी दिशा बदलती है वक्र रेखा कहलाती है। वह रेखा जो सीधी रेखा नहीं है, सीधी रेखा का मतलब ये सीधी रेखा है, यह सीधी रेखा है, यह सीधी रेखा है, लेकिन कर्व ये वक्र कर्व है, किसी भी तरीके से मुड़ गया वो वक्र है, कर्व है। जरूरी नहीं है कि वो एक क्रम में ही मुड़े, किसी भी तरीके से, इस तरीके से ये कर्व है, आकृति बना रहा है। लंबवत रेखाएं, जब दो रेखाखंड एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। लंबवत रेखाएं जैसे ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड, लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। यहाँ पर कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। परपेंडिकुलर, मान लो ये समझिए, सीधा सीधा नहीं, ये रेखा है, ये रेखा, लेकिन कोण 90 अंश का, कोण 90 अंश का, कोण 90 अंश का, कोण 90 अंश। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और एक कोण 90 अंश का हो तो समझ लीजिए सभी कोण 90 अंश का होंगे, क्योंकि समझिए एक सीधी रेखा में जो कोण बनता है वह 90 अंश का ही बनता है। एक सीधी रेखा में कोण, एक सीधी रेखा है, इस पर कोई भी कोण बनेगा वो 90 अंश का ही बनेगा। तो एक सीधी रेखा पे कोण जो बनता है वह 90 अंश पर बनता है। ये जब दो रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद करेंगी 90 अंश, लेकिन जब दोनों रेखा को मिला दिया जाएगा, दोनों साइड के कोणों को एक सीधी रेखा के, तो वह 180 अंश होता है। जैसे ये है 90 तो ये भी 90। अब दोनों साइड के मिला देंगे रेखा को तो 180 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक, इस चित्र में ए बी और एक्स वाई एक दूसरे के लंबवत हैं, इसे ए बी परपेंडिकुलर, लंबवत का मतलब ये परपेंडिकुलर का चिन्ह है। ठीक, जिस तरीके से जब दो रेखा समांतर होती हैं तो उनका चिन्ह ऐसे बनता है, इसी तरीके से ये इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर बन गया। ठीक, इस साइड भी, इस साइड भी, तो इसे परपेंडिकुलर की तरीके से दर्शाया जाता है। आगे चलते हैं। तिर्यक रेखा, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है तो दी गई रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे ये रेखा हो गई, कोई भी दो रेखाएं हैं इस तरीके से, ये भी आगे जाके मिल जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मिल भी सकती हैं, मिल भी नहीं सकती, वो क्वेश्चन के अनुसार दिया होगा। तो ऐसी रेखाओं को हम तिर्यक रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये रेखाएं हैं आगे, तो ये दो रेखाओं को काटे, कम से कम दो रेखाएं, मान लो तीसरी रेखा भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तो कम से कम दो रेखाएं हों तो तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, समवर्ती रेखा, तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से होकर गुजरती हैं समवर्ती रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये बिंदु हो गया, समझिएगा, जैसे ये बिंदु हो गया। अब तीन रेखाएं, एक रेखा ये हो गई, 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 इन सभी रेखाएं जो गुजरती हैं समवर्ती रेखाएं, तो ये रेखाएं सब क्या कहलाएंगी? एक दूसरे के समवर्ती रेखाएं कहलाएंगी। कैसी रेखाएं? समवर्ती रेखाएं, समवर्ती रेखाएं, समवर्ती रेखाएं कहलाएंगी, एक दूसरे को समवर्ती रेखाएं कहलाएंगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। समवर्ती रेखा का आप उदाहरण देख सकते हैं, ये समवर्ती रेखाओं का उदाहरण है। बीच में जो बिंदु है समवर्ती बिंदु है। ठीक, समवर्ती रेखाएं हैं और बीच में जो बिंदु है वो समवर्ती बिंदु है। रेखाएं जो ओ बिंदु पर मिलती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। दो या दो से अधिक रेखाएं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। ये रेखाएं कौन सी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। समझिए, ये
यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यह प्रतिच्छेदी। जब एक दूसरे को कोई भी दो रेखाएं या अधिक रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो वो कैसी रेखाएं कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, ये यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में दिया गया। ये इस तरीके से काट गई प्रतिच्छेदी, इस तरीके से काट गई प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में कुछ अतिरिक्त तथ्य दिए गए हैं तो उन्हें हम समझते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखा दो तलों का प्रतिच्छेदन एक रेखा होता है। तल, ये क्या है? तल। और ये इस तरीके से अगर काट रहा है तो एक, समझिए, एक तल 2D आकृति में जब काटता है किसी को तो ये एक रेखा की तरह ही काटता है। ये अपने आप में एक रेखा, ये अपने आप में एक। तो यहाँ पे जब एक रेखा की तरह होता है, ठीक, जब काटता है एक दूसरे को तो एक रेखा की तरह ही होता है। इन दोनों दिशाओं में कोई अंत नहीं होता, इस तल में कोई अंत नहीं होता दोनों दिशाओं में। ठीक, दोनों दिशाओं में कोई अंत नहीं होता। ये अब समझिए, इस तरीके से कट गया। अब इनकी दिशा इधर को है, इसकी दिशा इधर को है, इनकी दिशाओं में कोई अंत है? कोई अंत नहीं दिख रहा होगा आपको। मैं ये वाला भाग देखने की बात कर रहा हूँ। इसकी दिशा इधर को आ रही है, आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। इसकी दिशा इधर को जा रही है, इनकी दिशा में कोई अंत नहीं है। ठीक, इसका कोई मोटाई नहीं होता। जिस हिसाब से ये काटता जा रहा है कोई मोटाई, जैसे ये रेखा ये रेखा, अब इसकी कोई मोटाई है? कोई मोटाई नहीं है। ठीक, यह एक आयामी आकृति होती है। अगर यहाँ की बात करी जाए कि एक समतल है ये, अब इस समतल की बात की जाए कि इसका ये कैसी है, ये तो इतना एक आयाम है क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई है, ना कि इसे नहीं काउंट किया जाएगा, सिर्फ इसे, तो एक आयामी आकृति कहलाएगी। ठीक, इसके फैक्ट आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है अक्सर, फिर आप नहीं आएगा तो फिर पछताएंगे। जब रेखाएं, 2 रेखाएं 3 रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तब उनको किस तरीके से काटती हैं? ये 2 अनुप्रस्थ रेखाएं काटती हैं तो उन पर कुछ कोण बनते हैं। जैसे 2-3 रेखाएं ऐसे 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 ये समांतर हैं, अब इनके 2 अनुप्रस्थ रेखाएं काटी तो इन पर कुछ कोण बनेगा। तो कोण किस तरीके से नियम काम करता है समझिए। ये रेखा ये रेखा ये रेखा आपस में समांतर है, ये तो अगर इसको ए भाग काटा है, बे भाग काटा, मान लो एक और भाग है, ये सी भाग, यहाँ पे पी क्यू आर। तो अगर इसका सूत्र डिवाइड किया गया है, अब इनका अगर अनुपात निकालना चाहें तो ए अनुपात ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी अनुपात में निकाल दिया जाए या बराबर कर लिया जाए तो P डिवाइडेड बाई P प्लस क्यू प्लस आर, ये इसमें क्या होता है? संबंध होता है। तो ये कैसी रेखा है? समांतर रेखा। 2 अनुप्रस्थ रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनमें आपस में क्या हो गया? संबंध। ये समझिए, यहाँ पे जगह है, मैं वहाँ पे फालतू में समझा रहा था। यह है यहाँ पे ए, इसका कितना भाग है? ए मान लो कोई दूरी है, इसका बी है, इसका सी, पी क्यू आर। तो अगर इनका अनुपात निकाला जाए आपस में तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, उसी हिसाब से पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर। जिस हिसाब से यहाँ पे अनुपात दिया गया है, जस्ट जिसके सामने का जितने अनुपात में ये कटेगा वैसे हिसाब में ये कटेगा, तो इनका इनका अनुपात एक दूसरे से मैच करेगा। ठीक, और इसमें संबंध यह है। आगे चलते हैं। संबंध आप याद कर लेंगे। अब एक और फार्मूला है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को
अनुप्रस्थ में काटते हैं दो समांतर रेखा को, तो उसके जो बीच वाली रेखा है उसकी लंबाई अगर ज्ञात करना हो तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे उसकी लंबाई। तो उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए आप समझिए, जब दो रेखाएं ये समांतर रेखाएं हैं, अब इन समांतर रेखाओं को यह अनुप्रस्थ रेखा है, इन्हीं के समांतर अगर एक और तीसरी रेखा काट दी जाए, तो अगर इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, मान लो यह ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पे ये मान लो पी क्यू है, कुछ भी। तो अगर पी क्यू की लंबाई, इसकी लंबाई ए है, इसकी बी है, अगर मान लो ये m अनुपाते n में बांट दिया जा रहा है, तो अगर हमें पी क्यू की लंबाई, बीच वाली रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, इतनी ये लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी है, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसका सीधा सा फार्मूला ये है कि जो यहाँ पे ए भाग की लंबाई है उसे भी भाग के जो वाला है वहाँ से गुणा करना है, इस ए वाले भाग को इस एम वाले भाग से, विपरीत भाग से गुणा करना है। तो ए एन हो गया प्लस इस साइड का जो नीचे साइड का विपरीत भाग है उसको m से गुणा करना है, तो बी एम हो गया डिवाइडेड बाई जो अनुपात में बांटा गया है, तो m प्लस एन, यानी m प्लस एन का मतलब ये पूरा भाग। इससे पी क्यू की लंबाई ज्ञात की जाएगी और इससे बहुत सवाल आते हैं, तो यह इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। अभी तक मैंने दो फार्मूले बताए हैं, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं। कोण किसे कहते हैं? एक आकृति जो दो किरणों से बनती है, जो एक समान अंत बिंदु साझा करती है, दो किरणों से बनती है, दो समान बिंदु में साझा करती है। तो यहाँ पे ये समझिए, ये यहाँ पे कोई भी आकृति बना रही है, ये यहाँ पे, अब ये यहाँ पे नहीं, ये किरण है, अंत बिंदु क्या करेगी? साझा करेगी। ये अंत बिंदु है, अंत बिंदु साझा की और ये यहाँ पे किरण निकली, और ये एनटीपीसी पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंत बिंदु पे साझा करने वाली किरणें क्या बनाती हैं? तो कोण बनाती हैं, ठीक, कोण कहलाती हैं। ये किरणें एक कोण बनाती हैं और इन किरणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे हम शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? शीर्ष। ये क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु, शीर्ष, यह शीर्ष है, ठीक। ये उभयनिष्ठ वाला बिंदु शीर्ष कहलाएगा। अब कोण है तो कोण के कुछ न कुछ प्रकार होंगे, कितने प्रकार होंगे, कौन कौन से होते हैं, किस आधार पे होते हैं, तो इनको चलिए समझते हैं। कोणों के प्रकार, कोण कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्यतः 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार। 6 प्रकार कौन कौन से हैं कोण के? समझिए, 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? न्यून कोण, ये यहाँ पे न्यून कोण, समकोण। न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा हो, और प्लस 90 अंश से क्या हो? छोटा हो। 0 से बड़ा हो, मान लो यह कोण क्या है? थीटा, और 90 अंश से क्या हो? छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। मतलब 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो? छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। अब कोई लड़का कह देगा 0 क्यों नहीं हो सकता? समझिए, 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब अगर 0 होगा तो वह रेखा उसी में चलेगी, तो उसमें दो रेखाएं कहाँ दिखेंगी? नहीं दिखेंगी, इसलिए 0 नहीं होगा, ठीक। समकोण, ऐसे कोण जिसके बीच का मान 90 अंश हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखा के बीच का कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से क्या हो? छोटा हो। 180 अंश से क्या हो? छोटा हो। 90 अंश से क्या हो? अधिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे, ठीक। अब सीधा कोण, चलिए खाली कर लेता हूँ थोड़ा।
सीधा कोण किसे कहते हैं? तो सीधा कोण ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश हो। ये यहाँ पे है, इस बिंदु मान लो O है, ये ए बी रेखा है, इसका मान 180 अंश है, तो उसे हम सीधा कोण कहेंगे। उसे कैसा कोण कहेंगे? सीधा कोण कहेंगे। सीधा कोण। बृहद कोण। अब बृहद कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से बड़ा हो, अब प्लस 360 अंश से छोटा हो, उसे बृहद कोण कहते हैं। 180 अंश से बड़ा हो, 360 अंश से छोटा हो, उसे बृहद कोण कहते हैं। अब पूर्ण कोण किसे कहते हैं? जब कोई बिंदु से कोई भी एक चक्कर पूरा करता है तो उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। कैसा कोण? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 अंश। कितने अंश होता है? 360 अंश होता है। आगे चलते हैं। न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा मैंने बता दी, अब समझिए। जब किसी कोण का मान 0 अंश से अधिक हो, 90 अंश से छोटा हो, बात वही है, 0 अंश से अधिक हो, 90 अंश से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। आगे चलते हैं। समकोण। ऐसा कोण जिसका माप बिल्कुल 90 अंश हो, उसे समकोण कहते हैं। परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब 90 अंश हो। अधिक कोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। रेखा कोण। जब किसी रेखा का माप 180 अंश होता है तो उसे सीधी कोण या रेखा कोण कहते हैं। ठीक। बृहद कोण। जब किसी रेखा का मान 180 अंश से अधिक लेकिन 360 अंश से कम हो, उसे बृहद कोण कहते हैं। जब किसी कोण का मान 180 अंश से का हो, अधिक हो, ये यहाँ पे, और 360 अंश से कम हो, बृहद कोण कहते हैं। पूर्ण कोण। जब किसी कोण का मान 360 अंश हो तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। पूरी तरीके से। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यह शॉर्ट फॉर्म रहा इसका। न्यून कोण, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक। अब कुछ फैक्ट है कोणों के बारे में। एक सीधी रेखा एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे मान लो ये सीधी रेखा है, अब इसमें 3-4 कोण काट दिए गए, अब इन सभी छोटे छोटे कोणों का योग जोड़ा गया तो कितना होगा? 180 अंश। एक सीधी रेखा है, उसमें चाहे जितने कोण बना दो, मान लो 2, 3, 4 ये बन गए, अब इन कोणों का योग 180 अंश होगा। तो एक सीधी रेखा में चाहे जितने कोण बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने, 4 बने, 6 बने, 8 बने, कितने भी कोण बने, सीधी रेखा पे बना कोण एक कुल योग कितना होता है? 180 अंश होता है। सीधी रेखा पे बने कोणों का योग 180 अंश होता है। किसी बिंदु के चारों ओर सभी कोणों को सदैव 360 अंश के बराबर होता है। जैसे ये रेखा, अब इस बिंदु के चारों ओर, ये यहाँ पे, अब यहाँ बिंदु है, इसके चारों ओर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, किसी भी तरीके से बांट दें, इन सब कोणों का योग यहाँ से शुरू होगा। कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से, और यहाँ पे आके रुका, तो समझ लीजिए इनका योग 360 अंश होगा। कितने अंश? 360 अंश होगा। इन सब कोणों का योग 360 अंश होता है। दो विभिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली एक और केवल एक ही रेखा है। 2 या 2 से अधिक रेखाएं समतली कहलाती हैं यदि वे एक ही तल में स्थित हों, अन्यथा उन्हें गैर समतली कहेंगे। समतली किसे कहते हैं समझिए। यह रेखा है, यह समतल है, और इस तरीके से किसी भी इस समतल में कहीं भी रेखाएं खींचे जाएंगी तो ये कैसे कहलाएंगी? समतली कहलाएंगी। अब ये बिंदु है, ये बिंदु,
ये रेखा खींच दी गई, समतली कहलाएंगी। एक ही समतल पे है, इधर उधर बिंदु पे कोई भी, ये बिंदु है ये बिंदु है, इन्हें खींच दिया गया, कैसे कहलाएंगे? समतली कहलाएंगी। तो दो किसी भी समतल पे दो बिंदु है, उनको जब रेखा खींचा जाता है तो वो समतली कहलाती हैं। अगर उन बिंदुओं से होकर नहीं देखा जाती, इधर उधर जाती है, तो असमतली कहलाते हैं। अब कोणों की बात करते हैं। तो युग्म कोण किसे कहते हैं? युग्म कोण, जो कोण दो कोणों से मिलकर बनता है उन्हें युग्म कोण कहते हैं। युग का मतलब जोड़ कर बनते हैं, इस तरीके से जोड़ कर बने, इसका युग्म क्या होगा, इसका युग्म क्या होगा, या इस तरीके से है। तो अब समझिए, दो कोणों को आसन्न कोण कहा जाएगा यदि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। शर्त समझिए, आसन्न कोण, युग्म कोण कई प्रकार के होते हैं, जिसमें चार मुख्य प्रकार हैं, चार प्रकार है। आसन्न कोण, नंबर 1 आसन्न कोण, नंबर 2 रैखिक युग्म कोण, नंबर 3 पूरक कोण, नंबर 4 समपूरक कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का कहते हैं जिसे उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। तो शीर्ष, ये शीर्ष हो गया, शीर्ष बिंदु से समझिए, ये शीर्ष बिंदु हो गया। एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनका एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ये शीर्ष बिंदु हो गया। और यह बिंदु, यह बिंदु, इनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती, यह भुजा खींच दी गई। यह भुजा कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। यह कैसा शीर्ष है? उभयनिष्ठ शीर्ष है। तो अब इनके जो यह कोण है, तो इनका यह कोण क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। सॉरी, फिर से बना रहा हूँ। यह बिंदु है, ये इनके बीच कोण निकालना है, तो यह यहाँ पे उभयनिष्ठ है। ये कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसको हम कॉमन लाइन भी कहते हैं, उसी को उभयनिष्ठ कहा जाता है। ठीक, दूसरी भुजा उभयनिष्ठ के दोनों ओर होती हैं। यह उभयनिष्ठ भुजा है, तो दूसरी भुजा, ये दूसरी उभयनिष्ठ के यह बाहरी ओर, दोनों ओर होती हैं। ठीक, अब इसका जो आसन्न कोण है, तो इसका आसन्न कोण यह है, इसका आसन्न कोण कौन सा है? यह है। ठीक, ये यहाँ पे समझिए, चित्र में दिया गया है, चित्र में दिया गया है 1 और 2 आसन्न कोण है, एक दूसरे के आसन्न कोण, क्योंकि ये अपनी शर्त पूरी कर रहे हैं। एक बिंदु और एक उभयनिष्ठ रेखा, और जो दोनों होती है उसके आजू बाजू है। तो यह क्या, एक और 2 आपस में कौन सा कोण है? आसन्न कोण बनाते हैं। ठीक, अब मान लो मैं पूछ लेता हूँ, चलो एक सवाल करके बताओ। ठीक, यह कोण 70 अंश, 70 नहीं, यह कोण आप 30 अंश समझिए, और टोटल कोण है, जो टोटल कोण है यह कोण 95 अंश। तो 30 अंश का आसन्न कोण बताओ। तो इसका आसन्न कोण पूछ लिया, तो इसका आसन्न कोण कौन सा होगा? तो आसन्न कोण इसका 30 अंश का आसन्न कोण कौन सा होगा? बताओ कितना मान होगा? तो 30 अंश का जो आसन्न कोण होगा उसका मान होगा 95 माइनस 30 इक्वल टू 65, 65 अंश। ठीक, तो यहाँ पे जो मान आएगा ये इसका आसन्न कोण है। तो 30 अंश का आसन्न कोण 65, पूरे मान से छोटा वाला मान घटा दिया तो आसन्न कोण प्राप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। बस इतनी ही आपसे उम्मीद करता हूँ, और पसंद आए तभी लाइक करना, नहीं डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है।
कंटेंट समझ में आ रहा है तो अपनी आत्मा से पूछना, समझ में आ रहा है तो ठीक। रैखिक युग्म कोण, यह आसन्न कोणों का युग्म होता है जिसकी गैर उभयनिष्ठ भुजा विपरीत रेखा होती है। ठीक, रैखिक युग्म समझ लेते हैं इसकी पूरे साथ। रैखिक युग्म कोण, यह आसन्न कोणों का युग्म होता है जिसकी गैर उभयनिष्ठ भुजा विपरीत रेखा होती है। यह है कोण। अब ये तो पूरी तरीके से ही नहीं, जैसे ये भुजा हो गई तो यह हमें आसन्न कोण कहलाएगा, लेकिन आसन्न ही कोण को हम रैखिक युग्म कहेंगे। आसन्न कोण को क्या कहेंगे? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कब कहेंगे? जब एक कंडीशन और लागू हो जाएगी कि जो दो उभयनिष्ठ भुजा के आजू बाजू वाली जो भुजाएं हैं वो कैसी हों? उभयनिष्ठ की जो आजू बाजू वाली भुजाएं हैं, जैसे यह उभयनिष्ठ है, अब इसके आजू बाजू भुजा ये और ये, तो ये एक दूसरे के क्या हों? विपरीत हों। एक दूसरे के कैसे हों? विपरीत हों। तो यहाँ पे देखिए, ये ध्यान से यहाँ पे, और इसके आजू बाजू वाली जो भुजाएं हैं यह उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा के जो आजू बाजू वाली भुजाएं हैं वह एक दूसरे के कैसी हैं? विपरीत है। जब आजू बाजू वाली भुजाएं एक दूसरे के विपरीत हैं तो क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म कोण कहलाएगा। आसन्न कोण रैखिक युग्म कोण बना लेता है। ठीक, आगे चलते हैं। रैखिक युग्म कोण समपूरक कोण होते हैं। हमेशा समपूरक कोण बनेंगे क्योंकि यह एक दूसरे को विपरीत होते हैं। कोई भी एक रेखा पे कोई भी कोण बनता है तो उन दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश। 180 अंश जिन कोणों का योग होता है उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण कहते हैं। अपूरक कोण किसे कहते हैं? जब कोण में 90 अंश का बनता है, 90 अंश का। तो पूरक कोण यहीं पे समझते चलते हैं। ये अगर इनका योग, तीनों का योग 90 अंश है तो कैसा कोण कहलाएगा? पूरक कोण। कैसा कोण कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। रैखिक युग्म कोण कहलाएगा जब वह कोण का योग 180 अंश हो। चित्र में दिखा दिया है। अब रैखिक युग्म कोण के बारे में बात करते हैं। इसका रैखिक युग्म कोण की कुछ शर्तें होती हैं। यह यहाँ पे कोण बन रहा है। रैखिक युग्म बनाने के लिए दोनों भुजा, जो उभयनिष्ठ भुजा के अगल बगल वाली भुजा एक दूसरे के विपरीत पर, तो रैखिक युग्म कोण का अगर एक कोण मान लो ये 85 अंश है तो 85 अंश का कोण कैसा कोण बना? न्यून कोण। क्योंकि 0 अंश से छोटा न्यून कोण 90 अंश से बड़ा होता है तो 85 अंश वाला कोण कैसा कोण कहलाया? न्यून कोण। तो इस साइड वाला कोण कैसा कोण कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे 90 अंश का कोण है तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण, तो ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? समकोण। ठीक, तो अगर न्यून कोण है तो दूसरा कोण कैसा होगा? रैखिक युग्म का अधिक कोण होगा। एक रैखिक युग्म कोण आसन्न कोण के युग्म को जो पूरक कोण होते हैं अर्थात इनका योग 180 अंश होता है। पूरक कोण। ठीक, यदि एक कोण न्यून कोण है तो रैखिक युग्म का दूसरा कोण अधिक कोण होगा। बता दिया, एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण अधिक कोण होगा। अगर एक कोण 90 अंश से छोटा है, 90 अंश से क्या है? छोटा है, लेस है, तो दूसरा कोण कैसा होगा? 90 अंश से बड़ा होगा। ठीक, यदि एक कोण अधिक कोण है तो रैखिक युग्म का दूसरा कोण न्यून कोण होगा। बात एक ही है। अगर एक कोण 90 अंश से क्या है? बड़ा, तो दूसरा कोण जो थीटा होगा वो 90 अंश से कैसा होगा? छोटा होगा। ठीक, एक कोण छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा। अब एक कोण समकोण होगा, इसे भी बता दिया कि एक कोण रैखिक युग्म का समकोण, दूसरा कोण भी समकोण होगा। पूरक कोण,
यदि दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वह एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। पहले बता चुका हूँ कि यह रेखा, अब इन दोनों के बीच का कोण 90 अंश है। अब मान लो ये अल्फा है तो ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 अंश हो गया तो ये पूरक कोण कहलाएगा। कैसा कोण कहलाएगा? पूरक कोण। अल्फा प्लस बीटा 90 अंश हो गया तो पूरक कोण कहलाएगा। समपूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वो एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश। समपूरक कोण में दो रेखाएं एक दूसरे के सीधी विपरीत में होंगी। समपूरक कोण कहलाएगा। यह कोण अगर ये उभयनिष्ठ रैखिक युग्म कोण जो होता है वो कैसा होता है? समपूरक कोण होता है। ऑलवेज दो कोणों का योग जो एक उभयनिष्ठ रेखा बनी है उनमें, यह मान लो रेखा है कोई, अब यह उभयनिष्ठ रेखा, अब इन कोणों का योग अगर ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इनका योग 180 अंश होता है तो यह कोण क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। कैसा कोण कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे 43 अंश, इसका पूरक कोण पूछ लिया तो पूरक कोण का मतलब 90 अंश होना चाहिए। तो 43 अंश कोण है, इसका पूरक कोण निकालना है तो 43 माइनस करेंगे। 43 अगर माइनस करेंगे तो 47 आएगा। ये 47 क्या है? पूरक कोण है। 47 क्या है? पूरक कोण है। ठीक, अब इसी तरीके से अब 12 अंश के बारे में बात करते हैं। 12 है, 12 का हमें पूरक ज्ञात करना है। मतलब मान लो 12 का पूरक थीटा है तो 12 प्लस थीटा बराबर 90 अंश। थीटा से 12 उधर चला गया तो बचा कितना? 78। 78 कैसा बना? पूरक कोण बना। ठीक, अब बात करते हैं थीटा। अगर किसी कोण को थीटा मान लें तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है? पूरक। अगर हमें पूरक ज्ञात करना है इस थीटा अंश का तो उसे हम क्या करेंगे? 90 अंश से घटा देंगे तो 90 माइनस थीटा, तो ये मान लो पूरक कोण उसका क्या है? ये 90 माइनस थीटा, इस थीटा का क्या है? पूरक कोण। कैसा कोण है? पूरक कोण। ठीक, इसी तरीके से समपूरक कोण ज्ञात करना है। 43 अंश का समपूरक कोण ज्ञात करना है तो 43, अब इसका समपूरक कोण ज्ञात करना है तो इसको हम 180 अंश से 43 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो कोण हमें प्राप्त होगा इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, इसे 133, 137 जो बन रहा है 137 अंश, उसे हम समपूरक कोण कहेंगे। इसी तरीके से अगर थीटा अंश का हमें ज्ञात करना है तो 180 में से थीटा माइनस करेंगे तो ये 180 अंश माइनस थीटा समपूरक कोण कहलाता है। एक कोण को समपूरक कोण उसके पूरक कोण से 90 अंश अधिक होता है। थीटा 90 अंश अधिक होता है। जैसे थीटा अंश का पूरक कोण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 90 में थीटा को घटाएंगे। ये कोण कैसा हो गया? पूरक कोण। ठीक, अब ये 90 अंश अधिक होता है तो 90 अंश जब जोड़ देंगे इसमें तो 90 अंश 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करूंगा, समझ में बिल्कुल आएगा। ध्यान लगा के सुनिएगा, इधर उधर की बातें नहीं, ध्यान से सुनिए। एक कोण 45 अंश से अधिक है और
आप इस पूरक कोण के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या यह 45 अंश से अधिक है, 45 अंश के बारे में, या 45 अंश से कम? यह अब एक कोण 45 अंश से अधिक है, 45 अंश से अधिक है, तो पूरक कोण का मान 45 अंश से कम होगा। ठीक, क्योंकि हमें 90 पहुंचना है, तो जितना 45 अंश से अधिक होगा उसके पूरक कोण का मान 45 अंश से उतना क्या होगा, कम होगा। तो पूरक कोण का मान उतना ही 45 अंश से माइनस होगा। ठीक, जितना 45 अंश से अधिक होगा। और मान लो ये 20 अंश अधिक है, तो यह 45 अंश से 20 अंश माइनस होगा। 45 20 65, अगर ये 65 है तो 45 में 20 घटा दो 25, तो इसका पूरक कोण 25 बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि θ1 θ2 दो पूरक कोण है तो उनका दोनों का योग, अगर दो कोण पूरक है तो बताया दोनों कोणों का योग θ1 और θ2 दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है। दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। यदि θ1 45 अंश से अधिक है तो θ2 45 अंश से कम होगा। मैं पहले बताया हूँ। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? अब इन कोणों को ध्यान से पढ़िएगा, आगे चल के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में ये कोण बहुत इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये वो कोण होते हैं जो एक शीर्ष पर दूसरे पे बराबर और विपरीत होते हैं। ये रेखा, यह रेखा, अब यह रेखा का ये शीर्ष बना, तो यहाँ पे कोण है। मान लो यह कोण थीटा अंश है, तो ये इसी के बराबर, अब जो कटेगा इसी के जो ये यहाँ पे आएगा तो विपरीत होगा, तो यह यहाँ पे भी थीटा होगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर यह कोण अल्फा है तो इसी के बराबर यहाँ पे इसके जस्ट विपरीत यहाँ पे यह भी अल्फा होगा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को काटी, तो उन पर शीर्ष पर बना कोण, ये इसका शीर्ष ये है, यहाँ पे बना कोण इसके जस्ट विपरीत, यहाँ पे जस्ट विपरीत इसी के बराबर कोण होता है। इसे हम कोणों को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे इसका शीर्षाभिमुख ये यहाँ पे, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये यहाँ पे शीर्षाभिमुख। ठीक, इसका शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे ये, तो एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं। जो दो सीधी रेखा प्रतिच्छेद करती हैं द्वारा निर्मित होता है। यह सीधी रेखा, यह सीधी रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या हो गए, निर्मित हो गए। ठीक, जैसे एक कोण दो, कोण एक, इस चित्र में ध्यान से देखिए, कोण एक कोण दो के बराबर है। इसी तरह कोण तीन कोण चार के क्या है, बराबर है। ये इसका शीर्षाभिमुख है, ये इसका शीर्षाभिमुख है, ये इसका शीर्षाभिमुख है, ये इसका शीर्षाभिमुख है। मैं एक छोटा सा बढ़िया उदाहरण देता हूँ, ये शीर्षाभिमुख क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख के बारे में ध्यान से समझिए। जैसे दो बहनें हैं, दो बहनें हैं। अब मान लीजिए ये इधर लड़का है अजय, अब ये इधर लड़का है राहुल। इसकी शादी इससे हो गई, इसकी शादी इससे हो गई। तो अब इसका जो साढ़ू हुआ ये यहाँ हुआ, इसका साढ़ू यहाँ पर। तो राहुल का जो साढ़ुआन हुआ अजय के यहाँ, अजय का साढ़ुआन राहुल के यहाँ। तो अजय को राहुल साढ़ू बोलेगा और अजय राहुल को। तो एक दूसरे को शीर्षाभिमुख भी इसी तरह के होते हैं, एक दूसरे को बोलेंगे जस्ट विपरीत होते हैं। ठीक, अब इससे
अच्छा, अब इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। ठीक, ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो एम पे काटती हैं, बता चुका हूँ, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है। अब एक तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, आंतरिक कोण किसे कहते हैं, इन 3-4 कोण हैं। एक कोण तो मैं शीर्षाभिमुख बताया हूँ अभी, समझिए। और तिर्यक रेखा द्वारा जो कोण बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण और आंतरिक कोण, 2 3 और एक ये 4, इन 4 कोणों के माध्यम से सवाल 55% सवाल सॉल्व हो जाते हैं, कम से कम 50 से 55%। फिर 40% कैलकुलेशन बचती है। अगर इसे आप निकाल ले गए तो समझ लीजिए सवाल एकदम ख़त्म है। तो यहाँ से ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, इसे जरूर समझिए। संगत कोण, एकांतर कोण, आंतरिक कोण। संगत कोण किसे कहते हैं, ये वो कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा कैसे काटती है, ये 2 रेखाएं हैं, इनको कोई तिर्यक रेखा ये काट गई। अब यहाँ पे जो कोण बनेगी ये यहाँ पे संगत मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक, वो होते हैं जो संगत कोणों पर तब बनते हैं जब 2 समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करी तो ये यहाँ पे एक दूसरे के संगत, मतलब ये समांतर, जितना कोण यहाँ पे बनेगा, जिस तरीके की आकृति जिस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे बनेगा, इसलिए ये संगत कोण कहलाते हैं। जैसे 1 5, ये 2 रेखाएं समांतर हैं। अब एक को ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे नीचे अगर ध्यान से देखिए, ये तिर्यक रेखा है 5 और 1 5 जिस तरीके का 1 व्यवहार कर रहा है उसी तरीके से 5 व्यवहार कर रहा है, क्योंकि रेखाएं समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 1 और 5 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संगत। अब जिस तरीके से इधर देखिए 2 है, अब इधर देखिए ध्यान से 6 है, तो 2 और 6 एक दूसरे कैसे हो गए, संगत। 3 है, इधर 7 है, तो ये 3 7 कैसे हो गए, संगत। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 3 जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है उसी तरीके का 7, तो ये 3 और 7 आपस में बराबर होंगे और कैसे कहलाएंगे, संगत। और इधर 4 और 8 जिस तरीके का व्यवहार, 4 जिस तरीके से यहाँ पे गोड़ पसारे हुए हैं उसी तरीके से यहाँ पे 8 भी गोड़ पसारे हुए, तो 4 और 8 एक दूसरे के कैसे हैं, संगत। और यहाँ पे अभी मैं बता के आया हूँ कि अगर यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 4 2 जो होंगे एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होंगे और बराबर होंगे। ठीक, यहाँ से बहुत सारे रिलेशन बनते हैं। एकांतर कोण, ये वे कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा के विपरीत पक्षों पर बनते हैं जब 2 समांतर रेखाएं उस तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक, कोण को समझिए, 2 समांतर रेखाएं हैं, ये यहाँ पे, इन 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। अब जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो हम एकांतर कोण कहते हैं। यह कोण देखिए 3 नंबर का कोण और यह कोण 5 नंबर, एकांतर कोण कहेंगे। कोणों को समझिए, यह कोण एक दूसरे के कैसे हैं, जस्ट अंतर में है, इधर का विपरीत दूसरे साइड है, एक दूसरे के अंतर में है, तो क्या कहलाएंगे, ये दोनों एकांतर कोण कहलाएंगे। और कैसे होंगे, बराबर होंगे, इधर इसी तरीके से यह बराबर होंगे। अब इन्हें संगत कोण से हम समझ सकते हैं इस तरीके से, जैसे 3 का शीर्षाभिमुख कौन सा है, यहाँ पे 1 है मान लो। अब ये इसका शीर्षाभिमुख ये है, शीर्षाभिमुख कोण, और यहाँ से बताया कि मैं संगत कोणों से बराबर होते हैं,
तो 1 5 आपस में बराबर, 1 5 से शीर्षाभिमुख कोण के कारण 3 बराबर, इसलिए 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 3 और कोण 3 जो है वो कोण 1 कोण बराबर 5, क्योंकि ये कोण जो 1 3 हुए ये शीर्षाभिमुख हुए और ये कोण हुए संगत कोण, तो कोण 3 बराबर हो गया कोण 5 के। ठीक, अब इनको एक नया नाम दे दिए गए जिसे हम एकांतर कोण कहते हैं। तो ये कोण 3 कोण बराबर हो गया 5 के। अब इन कोणों को हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। ठीक, एकांतर कोण को इसी तरह एक साथ को देखिए, एक साथ मैंने अभी अभी बताया कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 3 जो कोण 3 है संगत कोण आपस में कोण 7 के बराबर है। ठीक, अब कोण 3 7 के बराबर है, अब कोण जो 5 है वो कोण 1 के बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। तो ये सब आपस में बराबर हो गए कि नहीं? तो कोण 1 कोण 7 के बराबर हो गया, कोण 3 5 के बराबर हो गया। इस तरीके से एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण मुख्यतः 2 होते हैं जब 2 समांतर रेखाओं में, और उनसे सब बराबर, जैसे ये इसका एकांतर ये हो गया और इसका एकांतर ये हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। आंतरिक कोण, आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। यह कोण और यह कोण, ये दोनों आंतरिक कोण हैं। समझिए सीधे सीधे रेखा, अगर कोई 2 समांतर रेखाएं हैं उन्हें कोई सीधी रेखा कोई इस तरीके से काट दे, तिर्यक रेखा हो गई, ये सीधी रेखा, ये 90 ये 90, तो इन दोनों का योग कितना बनेगा? 180 अंश। तो अगर एक कोण बड़ा हो रहा है एक कोण छोटा हो रहा है, फाइनली योग तो दोनों का 180 अंश होगा ना। अब कहाँ पर है? भीतर है, 2 समांतर रेखाओं के भीतर है। उन दोनों का योग, जैसे तिर्यक रेखा में बात करते हैं, ये अब यहाँ पे समझिए, ये सीधी रेखा, ये 90 अंश ये 90 अंश, दोनों का योग 180 अंश बना। अंदर है आंतरिक कोण कहलाएंगे, लेकिन जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यह कोण यहाँ वाला फैल गया, तो फैल गया तो बड़ा हो गया, तो ये 90 अंश से ज़्यादा हुआ तो ये 90 अंश से कम हुआ। जितना ये ज़्यादा होगा उतना यह कम होगा, तो फाइनली दोनों का योग कितना आएगा? 180 अंश आएगा। ठीक, तो जब 2 रेखाएं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है तो तिर्यक रेखा के दोनों ओर आंतरिक कोण के 2 जोड़े बनते हैं। इस प्रकार बने आंतरिक कोण के जोड़े संपूर्ण होते हैं, यानी 180 अंश होते हैं। संपूर्ण का मतलब 180 अंश ही है। तो यहाँ पे ये कोण 4 कोण 5 दोनों का योग 180 अंश होगा। अंदर हैं आंतरिक कोण कहलाएंगे। इसी तरह कोण 3 कोण 6 दोनों का योग 180 अंश होगा। और कोण कैसे कहलाएंगे? आंतरिक कोण कहलाएंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व करेंगे। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप इन को हल करेंगे किसके माध्यम से? 4 कोणों के माध्यम से। तो बी ओ क्यू ये कोण की बात कहा गया है, ये 50 अंश है। और कहा गया है ओ पी और ओ क्यू आपस में बराबर हैं, तो ये और ये आपस में बराबर हैं। ठीक, और ये आपस में अगर बराबर हैं, यह कोण 50 अंश का है, तो कोई भी समांतर रेखा है बीच वाली रेखा से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये कोण दिया गया है 50 अंश का और ये एक दूसरे के समांतर है। मैं अभी अभी बता के आया हूँ कि यह कोण एक दूसरे के कैसे हैं? एकांतर कोण। अगर ये 50 अंश का तो ये भी कितने का? 50 अंश का। ठीक,
ये 50 अंश का, तो ये भी कैसे का 50 अंश का। अब समझते हैं, ये रेखा आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण जितने अंश का उतना अंश का कोण इसके सामने वाला, तो ये कोण कितने अंश का 50 अंश का। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो एक कोण 50 अंश का, एक कोण 50 अंश का, तो दोनों कोणों का योग 100 अंश, और प्लस यह कोण हरी से बता देता हूँ, ये यहाँ पे तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 100 अंश हो गया, प्लस कोण जो कोण यहाँ पे है पी ओ क्यू, ठीक है, तो पी ओ क्यू बराबर 180 अंश। अब ये 100 अंश जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो पी ओ क्यू बराबर 80 अंश, तो इस सवाल का उत्तर होगा 80 अंश। ठीक, आगे चलते हैं। इसी तरह के हर एक इम्पॉर्टेंट सवाल इन 4 चीज़ों से शीर्षाभिमुख अभी बता दे रहा हूँ, याद करिए। शीर्षाभिमुख, एकांतर कोण, सब में यही 4 ज़्यादा लगेंगे। शीर्षाभिमुख, एकांतर कोण, आंतरिक कोण और संगत कोण। ठीक, आंतरिक कोण और संगत कोण, यही 4 चीज़ें लगेंगी, इन्हीं से सॉल्व होगी। जैसे 70 अंश दिया हुआ है, ये 120 अंश। अब यहाँ से समझिए, सीधे ये कोण एक रेखा में बना कोण 180 अंश का, मैं भी चिल्ला के बताया हूँ कि एक रेखा पे बना कोण 180 अंश का होता है, तो ये 120 हो गया, 180 अंश का कोण, तो यहाँ पे बनेगा 60 अंश। अब ये 60 अंश, तो ये 60 अंश, तो ये भी 60 अंश का बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के किस तरीके के कोण है, संगत कोण है। दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बनते हैं। ठीक, अब यहाँ पे x है, ये 60 है, 70, तीनों के योग 180 अंश, तो 60 और 70 130 अंश। इस त्रिभुज में बात कर रहा हूँ, 60 70 130 अंश प्लस कोण x बराबर हो जाएगा 180 अंश। अगर x बराबर बात करें 180, 30 माइनस हो जाएगा उधर जाके 50 अंश, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा तो 180 में 130 माइनस करेंगे तो 50 अंश। इतना तो आपको बेसिक आता होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं, कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं? बाह्य कोण समद्विभाजक एंड आंतरिक कोण समद्विभाजक। तो कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। जैसे कोई कोण है, अब ये कोण 90 अंश का, अब इसको कोई बांट दे 2 भागों में, तो कोण समद्विभाजक हो गया। कोण समद्विभाजक जो होता है बराबर भागों में बांटता है किसी भी कोण को। जैसे ये कोण 90 अंश है, ऐसे 45 अंश में बांट दें, तो ये कैसा होगा, समद्विभाजक। सम का मतलब बराबर, और द्वि का मतलब 2 भागों में बांट देना, भाजक का मतलब बांट देना। ठीक, तो कोण समद्विभाजक जब किसी कोण को 2 भागों में बराबर में बांट देता है तो उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं। ये 90 अंश में ही नहीं, सभी कोणों में लागू होता है। जैसे 120 अंश, 120 अंश, अब इसे हम 60 अंश में बांट दें, कितने अंश में, 60 अंश में। इसे जब हम 60 अंश में बांट देते हैं तो यह कोण समद्विभाजक कहलाता है। ठीक, अब आंतरिक कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक क्या होता है? यह कोण है, मान लो 100 अंश का है, तो यह आंतरिक कोण समद्विभाजक। जब इसे अंदर ही जहाँ पे कोण का मान दिया हो उसी को हम अगर बांट दें तो यह आंतरिक कोण समद्विभाजक कहलाता है। लेकिन जब उसी कोण को हम डॉट करके ऐसे करके बढ़ा दें और फिर उस कोण को समद्विभाजित कर दें, 2 भागों में बांट दें, जैसे 100, तो पूरे डॉट रेखा के मान पूरा होगा 180 अंश, तो ये 100 है, तो ये कितना बचा, 80 अंश बचा।
ठीक, ये कितना बचा, 80 अंश बचा। तो यह कोण जब 80 अंश का बचा, तो अब इसकी अगर बात करें 80 अंश में, तो यह 40-40 अंश में बांट दिया। कितने कितने अंश में, 40-40। इसलिए यह कैसा कोण कहलाया, कोण समद्विभाजक। अब जब अंदर के कोणों को समद्विभाजित किया गया तो आंतरिक कोण समद्विभाजक, और जब बाहर को कोण को बांटा गया तो बाह्य कोण समद्विभाजक। अंदर को कोण को बांटा गया आंतरिक कोण समद्विभाजक, बाहर को कोण को बांटा गया बाह्य कोण समद्विभाजक। इन समद्विभाजकों का योग, चाहे अंदर अंदर के समद्विभाजक हो या बाहर बाहर के समद्विभाजक हो, एक एक लेकर दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो उनका योग 90 अंश होता है। कैसे, जैसे पूरे का तो 180 अंश मान होता है, पूरे का मान कितना होता है, 180 अंश। तो अगर पूरे का मान 180 अंश होता है, तो जिस तरीके से 2 अल्फा हो जाएंगे, 2 बीटा हो जाएगा, इनका मान 180 अंश हो जाएगा। तो मतलब आंतरिक तो एक बचाना अल्फा एक बीटा बचाना है, तो 2 से भाग देंगे तो दोनों का योग 90 अंश हो जाएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कोण समद्विभाजक है, तो P कोण AO के समद्विभाजक पर कोई बिंदु है, तो इसका मान ज्ञात करा रहा है। बता रहा है कि किसी भी कोण को समद्विभाजित करते हैं और वह बाह्य समद्विभाजक के बीच का कोण 90 अंश होता है। कुछ नहीं इसमें दिया हुआ है, इसमें ये सीधे सीधे बता रहा है कि किसी बिंदु से समद्विभाजित करते हैं तो यह बराबर भागों में बांटता है। जैसे यह कोण है तो इसको बराबर भागों में बांट दिया गया है, ये यहाँ पे। ठीक, और ये कोण परपेंडिकुलर कैसे, किसी भी बिंदु से अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाला जाएगा, और ये दोनों आपस में रेखाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है ये इन दोनों के लिए बराबर है, वह निष्ठ है, और इसका कोण जितना है इतना इतना कोण होगा, तो ये आपस में रेखाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक, ये थ्योरी अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जैसे ही आप रेखा एंड कोण का पूरा समझ लेंगे, तब यह जाके आगे चल के जब त्रिभुज पढ़ाऊंगा तब यह चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म की। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, इनके मान आपको सिर्फ याद करने पड़ेंगे। अगर दो रेखाएं समांतर एक दूसरे सामने चली जा रही हैं और उन्हें अचानक से मोड़ दिया जाए, ये समांतर रेखाएं हैं, अगर उन्हें अचानक से मोड़ दिया गया तो उनके जो यहाँ पे दोनों के बीच में कोण बनेगा, और मोड़ने पर जो कट करने पर बाह्य कोण बनेगा, उन तीनों का योग 360 अंश होता है। कैसे 360 अंश होता है, 1 सेकंड में मैं आपको समझा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा बस। दो समांतर रेखाएं हैं जा रही हैं, अगर इन रेखाओं को सीधे मोड़ दिया जाए, इसको भी सीधे मोड़ दिया जाए, तो ये इधर निकल जाएगी, सीधे मोड़ने पर इधर निकल आएगी। तो यहाँ पे जो एक सीधी रेखा बनी तो इसका मान 180 अंश, और यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश, तो इन दोनों का 90-90 180 अंश, तो सब का योग 360 अंश बना, इसका इसका दोनों का योग। इसी तरीके से यह धीमे धीमे फैलता जाएगा, जैसे कि यह तो यहाँ पे जितना 90 अंश से बड़ा बना उतना 90 अंश से ये बड़ा बना, तो ये धीमे से 90 अंश उतना 180 अंश से क्या बनेगा, दोनों के योग से छोटा बनेगा। तो जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को समांतर जाती हैं और उनको अचानक से मोड़ दिया जाता है, तो जहाँ पे कट करती है उसका बाह्य कोण प्लस जहाँ से मोड़ा जाता है उसका आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है। यह इम्पोर्टेंट टर्म है, आप इसे याद कर लीजिए, आगे यूजफुल आएगा। याद कर लेंगे तो किसी सवाल में अटकेंगे नहीं। ठीक, अब त्रिभुज के बाह्य कोणों की बात करें। कोई भी त्रिभुज है, अगर उसका बाह्य कोण निकालना है तो आंतरिक कोण को 180 अंश से, जैसे कोई भी रेखा है, इस रेखा का बना कोण कितना होता है,
360। रेखा पे बना कोण कितना होता है? 180 अंश। सॉरी 360 बोल गया क्या, 180 अंश होता है। तो अगर 180 अंश होता है तो ये कोण सी है। अब ये कोण निकालना है तो 180 में से कोण सी घटा देंगे। 180 में से कोण कैसे घटा देंगे? सी। ठीक। अगर 180 में से सी घटाएंगे, अगर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की बात करें तो ये भी, इन्हें तीनों का मान भी, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी, इन तीनों का मान भी 180 अंश होता है। अब कोण ए प्लस बी अगर निकालें तो इसमें कोण सी घटाएंगे तभी तो कोण ए प्लस बी आएगा, क्योंकि सी अगर यहाँ आ जाएगा तो तीनों का मान 180 अंश होता है। अगर सी को विपरीत साइड करें तो कोण, कहने का मतलब सीधे है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, सीधी रेखा अगर बढ़ा दी जाए आगे को तो विपरीत बने कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण सी का बाह्य कोण, बाह्य ऑफ एक्सटीरियर ऑफ सी, कोण ए प्लस कोण बी के बराबर है। यह एक्सटीरियर है, यह एक्सटीरियर, इन दोनों का योग आगे चल के कोण सी के बराबर है। इसका कोण बाह्य कोण के बराबर होगा। ठीक। सभी कोणों को योग जो बाह्य कोण होता है उन सभी बाहरी कोणों का योग इसका बाह्य कोण। मान लो इसको धीमे से बढ़ा दिया गया, ये यहाँ पे, ये बाह्य कोण, इसका बाह्य कोण, 3 बाह्य कोण है, तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 अंश। ठीक। अब मान लो चतुर्भुज की आकृति है, इन चतुर्भुज की आकृति में यह बाह्य कोण बढ़ाते जाओ, जिसी तरह यह बाह्य कोण, इसी तरह इसमें भी बढ़ाते जाओ, यह बाह्य कोण, इसी यह बाह्य कोण, इन सब का योग 360 अंश होगा। कितना होगा? इन सब का योग 360 अंश होगा। सब का योग 360 अंश। यह बाह्य कोण, इसका सब का योग 360 अंश होगा। ठीक। आगे चलते हैं। अरे यार विपरीत हो गया। अब बात करते हैं दिए गए त्रिभुज में ए बी बराबर है, जो ए बी भुजा है, ये बराबर है बी डी के, और ये ए सी बराबर है, जो ए सी भुजा है, ये सब आपस में बराबर हैं। यह इसका बाह्य कोण है। तो अब इस हमें पूछ रहा है तो कोण सी का मान बताओ। इस कोण का मान पूछ रहा है। ठीक। अब इस कोण के मान निकालने के लिए हम पहले चित्र बनाते हैं बड़ा सा। ये बड़ा सा हमने चित्र बना लिया, यहाँ पे ये कोण खींच दिया। अब ये यहाँ पे कोण खींच दिया और यहाँ पे ये कोण, तो यहाँ पे यह कोण का मान 108 अंश दिया हुआ, 108 अंश। ठीक। 108 अंश मान दिया हुआ। अब इस 108 अंश के मान से हमें पहले ये कोण मानते हैं। यह कोण छोटा सा, ये कोण, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं। तो अगर ये कोण अगर हम थीटा मान लें तो इसके भी सामने वाले को भुजा कैसे है, ये कोण कैसा होगा? थीटा होगा। आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक। यह कोण की अगर बात करें तो यह कोण जो है कितना है? इन दोनों का बाह्य कोण है, तो यह कोण कितना आएगा? 2 थीटा। तो अगर ये इसकी भुजा के सामने, यहाँ से समझिए ये कोण अगर थीटा है तो इस भुजा के सामने थीटा कोण बन रहा है, तो इसी तरह ये भुजा के सामने कैसा कोण बनेगा? थीटा कोण बनेगा। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हटा देता हूँ तुरंत। ये थीटा कोण बनेगा। अब थीटा कोण जो बनेगा तो यहाँ पे भी थीटा कोण बनेगा। अब यह जो कोण है तो इस थीटा का दोनों का बाह्य कोण बना, तो इन दोनों का बाह्य कोण जब बना तो ये 2 थीटा बनेगा। अब ये जो अगर 2 थीटा बन रहा है, 2 थीटा, तो अगर इस भुजा के सामने 2 थीटा कोण, तो इसी भुजा के सामने
तो इसके सामने भी 2 थीटा कोण बनेगा। तो इसके अब इन दोनों का बाह्य कोण अगर बात की जाए, इसका और इसका बाह्य कोण 108 अंश है। तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा का मान 108 अंश के बराबर है। तो अगर 3 का भाग दे दें, 3 थीटा का मान 108 अंश है। अब यहाँ पे 3 का इधर लेकर भाग दे देते हैं तो थीटा बराबर 36 अंश बचेगा। कितना बचेगा? 36 अंश। एक बार फिर से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आगे चल के सवाल आएंगे, समझिए। यहाँ पे एक और थीटा, अगर ये थीटा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा का मान, ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाले को ये भी थीटा। अब ये यहाँ पे बाह्य कोण बना, इन दोनों का बाह्य कोण यहाँ पे बना ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। तो यहाँ पे बनेगा 2 थीटा। अगर इसके सामने भुजा 2 थीटा मान, तो अब यहाँ पे 2 थीटा आएगा। अब ये दोनों कोण 108 अंश का बाह्य कोण बने। तो 108 अंश जब बाह्य कोण बना तो ये थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 3 थीटा बराबर 108 अंश बराबर कितना है? 108 अंश। तो थीटा बराबर 36 अंश। 3 इधर जाके काट दिया, जब 3 इधर जाएगा तो उधर काट देगा। तो 36 अंश, थीटा बराबर कितना आया है? 36 अंश। तो कोण सी का मान 2 थीटा है, तो 36 दूना 72, तो कोण सी का मान 72 अंश। ये वाला उत्तर हो गया। अब इतने में समझ में आ जाना चाहिए, समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो प्ले करें पीछे करके, ठीक। अब यह मान है, जब त्रिभुज कोई भी त्रिभुज है, इन्हें याद करना पड़ेगा। एक ट्रिक बताता हूँ, जब कोई भी त्रिभुज है, उन त्रिभुजों को जो ये वाली भुजा है, इसे अगर थोड़ा सा भी अंदर कर देते हैं इस तरीके से, तो इसका जो मान होगा इन तीनों के योग के बराबर होगा। जैसे ये यहाँ पे है तो इन तीनों के योग के बराबर है। यक्स ए सी है तो ये जो बी है, अंदर थोड़ा सा, जिस भुजा को अंदर करेंगे हल्का सा, उसका बहिष्कोण अंतर के तीनों भुजाओं के, अंतर के तीनों जो कोण हैं उनके मान के बराबर होगा, ठीक। इसी आधार पे यहाँ पे x का मान ज्ञात कराया हुआ है। तो ये 19 है, 21 है, 19, 21, 40 और 36, 40, 36, 76, इसका मान 76 अंश होगा, ठीक। इस आधार पे आप करेंगे इस एग्जाम्पल को। अब ये बाह्य कोण, जब कोई चतुर्भुज दिया रहता है तो उसका बाह्य कोण निकालना होता है। तो अगर जिस कोण का मान नहीं दिया है और उसका बाह्य कोण निकलवा रहा है, तो उन अंतर के तीनों चतुर्भुज के मान के बराबर होगा। यह सिर्फ चतुर्भुज में लागना है। ये मान लो A है, यह B है, यह C है। तो ये जो बाह्य कोण होगा तो A प्लस B प्लस C होगा, ठीक। जैसे इसमें दिया हुआ है कोण B का बाह्य, तो x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों के मान के बराबर होगा, ठीक। अब जब दो समांतर रेखाएं काटती हैं और एक वहाँ पे तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को बिंदु रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं, ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जहाँ से स्टार्ट होती हैं उनका जो कोण है और अंदर का जो कोण है आपस में बराबर होते हैं। यह एक मान है, इसे आप याद करेंगे। तो आखिरी मान यही रहा कि जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इन दोनों को याद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और अच्छे से इसे रिवीजन करें, और जो मैं 4 कोण बताया हूँ उन्हें अच्छे से रिवाइज करें, और सब मान एक एक करके अच्छे से समझें। जहाँ पर समझ में नहीं आया वहाँ पे कमेंट पे बताएं, तब मैं अगली क्लास में उस डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। और यहीं से सवाल समझ लो 50% सवाल यहीं से इन्हीं रेखा के सॉल्व हो जाते हैं कि कौन सा एकांतर कोण होगा, कौन सा एकांतर कोण होगा, कौन सा शीर्षाभिमुख कोण होगा, कौन सा संगत कोण होगा। अगर इन कोणों को आप पहचान लिए तो समझ लीजिए कि आपका 50% सॉल्व हो गया। अगर नहीं पहचान पाए तो आपका क्वेश्चन लटक गया। तो ये
रिवाइज करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में चीज़ें आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।